आज हम बात करेंगे अस्थि धातु के बारे में। जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं लाइक निरुक्ति, परिभाषा, पर्यायवाची, स्थान, गुण, कर्म, अस्थि की संख्या या स्रोतस के बारे में, किस तरह से फॉर्मेशन होता है अस्थि धातु का, अस्थि सार पुरुष के क्या लक्षण होते हैं और म्यूचुअल इंटरप्रेटेंस ऑफ वात एंड अस्थि, और साथ में हम बात करेंगे अस्थि वृद्धि और क्षय के क्या लक्षण बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निरुक्ति के बारे में। तो देखिए अस्थि जो वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। अस्थे इति अस्ति मतलब शरीर की समस्त धातुओं में जिस धातु का विघटन यानी कि डिकम्पोजिशन सबसे बाद में या देर से होता है उसे क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। तो सिंपली जो हमारी बॉडी में जब आपकी डेथ हो जाती है सबसे लास्ट में कौन डिकम्पोज होता है, आपकी अस्थि होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थि। तो इसका जो निरुक्ति है या डेरिवेशन है वो क्या कहा गया, अस्थे इति अस्थि। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बारे में। श्लोक इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको श्लोक से याद होने चाहिए जब आप एक पर्टिकुलर धातु को पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे श्लोक क्या कहा गया है, अस्थिनी नाम स्थिरा कठिन अवलंबनो धातु कायस्य यम आश्रिते समग्रम शरीर अवतिष्ठते। मतलब क्या कहा गया है, अस्थि नाम शरीर की उस स्थिर कठिन धातु को प्रदान किया गया है जिस पर संपूर्ण शरीर अवलंबित मतलब हेल्ड है। जो आपको पता है आपके जो बोन्स हैं वो क्या बनाती हैं, आपकी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती हैं। तो सिंपल यहाँ पे यही कहा गया है कि जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी का पूरा फ्रेमवर्क जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो है आपकी अस्थि, और संपूर्ण शरीर के आधार प्रदान करती है, यानी कि आपकी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। जिसको आज हम मॉडर्न में यही हम बात करते हैं कि जो बोन्स क्या होती हैं, जो हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बोन्स कहते हैं। अब इसके बाद बात की जाए इसके पर्याय यानी कि सिनोनिम्स के बारे में, क्या क्या कहे गए हैं। हार्ड, कीकक, अस्थि, कुलियाम और पार्थिव इसके सिनोनिम्स कहे गए हैं। अब अगर बात की जाए कि अस्थि कहाँ पे प्रेजेंट होती है, आपको पता है पूरे शरीर में आपकी बोन्स प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे स्थान क्या कहा गया है, सर्व शरीर मतलब पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। अब अस्थि की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अस्थि में कुछ गुण पाए जाते हैं। कैसी होती है, गुरु होती है, ठीक है, हार्ड होती है आपकी बोन्स, खर होती है, कठिन होती है, स्थूल होती है, स्थिर और मूर्तिमान होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि महाभूत के कौन से प्रधानता है, तो आपकी अस्थियाँ कैसी होती है, हार्ड होती है। और हार्ड महाभूत कौन सा है हमारा, पृथ्वी। तो यहाँ पे पृथ्वी महाभूत की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्म के बारे में। तो अस्थि का जो कर्म है वो क्या है, प्रधान कर्म है धारण। धारण प्रधान कर्म है मतलब हमारी बॉडी को क्या करती है, धारण करती है। तो यहाँ पे इसमें छोटी सी एक यहाँ पे सुक्ति दी गई है, देहो धवर धारणा मतलब हमारी बॉडी को होल्ड करके रखती है। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिस प्रकार एक वृक्ष क्या है अपने तने यानी कि स्टेम के सहारे खड़ा रहता है, उसी प्रकार शरीर की जो त्वचा यानी कि हमारी स्किन या हमारी मसल्स, मांस तथा अन्य सभी धातु अंग प्रत्यंग धातु के सहारे ही स्थिर रहते हैं। तो जो हमारी अस्थि धातु है उसके सहारे क्या रहता है, सारी चीज़ें हमारी लाइक आपका त्वचा हुआ, आपकी मांस हुआ या फिर आपकी अदर धातु हो गई, सबको कौन होल्ड किए रखता है, आपकी अस्थि धातु होल्ड किए रखती है। अब इसी से क्या होता है, मज्जा धातु का निर्माण कार्य अस्थि द्वारा होता है। जो आपकी बोन मैरो बनती है वो आपके कहाँ बनती है, आपकी बोन्स में ही फॉर्म होती है, जिसको हम नेक्स्ट मज्जा धातु के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से मज्जा धातु का निर्माण होता है, क्या उसका आश्रय है। इसके बाद अगर बात की जाए संख्या के बारे में, तो आचार्य चरक के अनुसार 360 बोन होती हैं, ठीक है। और आचार्य सुश्रुत ने कितनी मानी है, 300 बोन्स मानी है। और मॉडर्न में आपको पता है कितनी होती है, 206 बोन होती है। ऐसा डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि आचार्य चरक आचार्य सुश्रुत क्या करते हैं, हमारे जो टीथ वगैरह उसको भी बोन्स में काउंट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ है। तो आचार्य सुश्रुत ने 360 मानी है, आचार्य चरक ने 300। शाखा में कितनी बताई गई है, 120, मध्य शरीर में 117 और जो आपका शिरोग्रीवा है उसमें 63 आपकी बोन्स बताई गई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अस्थि व स्रोतस के बारे में। तो अस्थि व स्रोतस के लिए क्या कहा गया है, अस्थि वह नाम स्रोतसाम मेदो मूलम जगह है। तो जो इसका स्रोतस बताया गया है अस्थि का, वो बताया गया आपका मेद यानी कि आपका एडिपोज टिश्यू, और जंगन मतलब क्या होता है, आपका जो बटक रीजन है या आपका पेल्विस रीजन को आप समझ सकते हो। अब किस तरह से हमारी अस्थि धातु का फॉर्मेशन होता है, ये श्लोक आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होता तो कोई इतना ज़रा इशू की बात नहीं है, आप सिंपली इसकी हिंदी याद कर सकते हो। तो क्या कहा गया, पार्थिव अग्नि अनिल आदिनी संघातम एवं उष्ण कृत खर्त्वम परकोतस्य जाते अस्ति ततो निराणाम। ये आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 15 चैप्टर में और 29 नंबर श्लोक में बताया है। इन्होंने क्या कहा कि जब हमारी वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि
ये क्या बनाती है, मेदो धातु बनाती है। तो मेदो धातु क्या हो जाती है, जब आपकी खरीभूत हो जाती है, मतलब हार्ड हो जाती है, तभी उससे क्या बनता है, आपका अस्थि धातु का फॉर्मेशन होता है। तो मेदो धातु के सूक्ष्म अंश पर जब क्या करता है, आपका पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ठीक है, आपको पता है जब भी धातु निर्माण होता है तो उसमें सूक्ष्म और स्थूल अंश बनते हैं। तो जब सूक्ष्म जो अंश है आपका मेदो धातु का, उस पर आपकी जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब क्या करती हैं, अपना कार्य करते हैं और इसको कैसे कर देती हैं, खरीभूत कर देती हैं, यानी कि कंडेंस कर देती हैं, तब क्या बनता है, हमारी अस्थि का निर्माण होता है। मेदो धातु से ही हमारी अस्थि धातु का निर्माण होता है। जैसे आपको पता होगा शीर्षदिनिया की, मतलब पूरा पूर्व धातु से क्या होता है, उत्तरोत्तर धातु का निर्माण होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, 80 से अधर्मी अंश पे कौन वर्क करेगा, 80 अग्नि वर्क करेगी, तो वहाँ पे क्या बनेगा, उसका सार भाग बनेगा और किट भाग बनेगा। अभी जो सार भाग होगा उसमें दो भाग रहेंगे, पहला होगा स्थूल भाग, दूसरा रहेगा सूक्ष्म भाग। स्थूल भाग से क्या बन जाएगी, आपकी अस्थि धातु बन जाएगी। सूक्ष्म धातु से क्या बनेगा, आपकी उत्तरोत्तर धातु, उपधातु सॉरी, और आपकी जो आने वाली धातु है उसका अंश मिलेगा, जैसे मज्जा धातु का अंश मिलेगा, ठीक है। और किट भाग क्या बताया है, अस्थि का किट क्या बताया, मतलब मल क्या बताया, नख, केश और लोम बताए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 80 सार पुरुष के लक्षण क्या कहे गए हैं। तो यहाँ पे श्लोक आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, आप श्लोक याद करो, बाकी जितने श्लोक थे वो मैं आपको इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने आपको बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, 80 सार पुरुष के क्या होते हैं, पार्श्व यानी कि एड़ी, गुल्फ, जानू यानी कि नी, अर्तिनी यानी कि नक्कल्स, जानू संधि यानी कि क्लेविकल, चिबुक यानी कि आपके मैंडिबल जो बोन होती है, शिर एवं जॉइंट्स स्थूल होते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, जो आपके जॉइंट्स होंगे वो कैसे होंगे, बड़े देखने को मिलेंगे, ठीक है। अस्थियां, नख तथा दंत भी स्थूल होते हैं। तो सिंपल सी ये बात बताई गई कि जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में अस्थि का एक प्रॉपर अमाउंट है, वो सारे लक्षण ये देखने को मिलेंगे 80 सार पुरुष के अंदर। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल इंटरप्रेडेंस ऑफ वायु एंड अस्थि। अस्थि का क्या रिलेशन है, तत्र अस्थि नाम स्थितो वायु, मतलब वात जो है वो शरीर में अस्थि धातु में क्या करता है, आश्रय प्राप्त करता है, परंतु वात दोष की वृद्धि होने से अस्थि धातु का क्षय होता है। तो अस्थि के क्या बताया है कि अस्थि और वात का क्या रिलेशनशिप है यार, तो क्या है, आपका जो वात है वो अस्थि के अंदर रहता है, लेकिन अगर वात की ज्यादा वृद्धि हो जाए तो अस्थि धातु का क्या होने लगता है, क्षय होने लगता है। ये बात यहाँ पे बताए गए हैं। अस्थि वृद्धि के लक्षण क्या बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब वृद्धि क्षय के लक्षण, तो इनके श्लोक्स आपको याद होने चाहिए। ये तो छोटा सा श्लोक है, आप देख सकते हो। अस्थे अधे अस्थि अधिदंतश्च, ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 11वें अध्याय और चैप्टर नंबर श्लोक नंबर 15 में बताया है। क्या कहा गया, अधे अस्थि मतलब अस्थियों में सामान्य से अधिक वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और अधिदंत मतलब सामान्य से अधिक दांत हो जाएंगे। तो ये बताया गया है कि अगर अस्थि की वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है जो आपकी अस्थियां उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी, या आपके जो टीथ हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद है अस्थि क्षय के लक्षण। तो अस्थि क्षय के लक्षण क्या बताए गए, अस्थि क्षय अस्थि शूलम दंथनक भंगो रोक्षम्य च। तो ये आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के 15 चैप्टर 10th श्लोक में बताया है कि अस्थि धातु में क्षय होने से क्या होगा, अस्थियों में वेदना रहेगी, दंत नख का टूटना पाया जाएगा और शरीर में रुक्षता का हो जाना, ये सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं अस्थि के मल। तो अस्थि के मल मैंने आपको जब भी बताया था, जैसे जब आपको यहाँ पे मैंने पढ़ाया कि किस तरह से आपका अस्थि धातु का निर्माण होता है, उस टाइम पे मैंने बताया नख, केश और लोम क्या कहे गए, अस्थि के मल बताए गए। तो यहाँ पे अस्थि के मल क्या बताए गए हैं कि टम केशो लोमा अस्थानो। तो अस्थि धातु के मल क्या गए हैं, केश यानी कि आपके हेयर्स बताए गए हैं, लोम यानी कि आपके बॉडी के हेयर्स बताए गए हैं, और नख यानी कि आपके नील्स बताए गए हैं। तो ये आज हमने इस लेक्चर में पूरा अस्थि धातु को कवर किया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।